नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज अंशुल गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जो हम क्लास कर रहे हैं आज की वो है हमारी उत्तराखंड डीएलएड में जीके यानी सामान्य ज्ञान के आए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि होता कई बार ये है कि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट कर दिए जाते हैं, दोबारा से हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो 22 यानी 22वां क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले की वीडियोस में हमने बाकी के क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं और आज की वीडियो में दोस्तों हम आज की क्लास में हम 22 से शुरू करेंगे। तो जो हमारा 22वां क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ हमसे दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका काम नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों, कोई एक ऐसा काम है जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती है। हमसे ये पूछा गया, तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमें, और इसमें से हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। करेंसी का नियम, तो जो करेंसी का नियम होता है यानी दोस्तों पैसे नोट का जो नियम होता है वो तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही होता है। और दूसरा जो इसमें है दोस्तों विदेशी व्यापार का नियम, तो जो विदेशी व्यापार का नियम है दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, क्योंकि ये तो विदेश मंत्रालय का काम हुआ है ना दोस्तों, किस तरीके से व्यापार का क्या होना चाहिए, विदेश नीति क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमारा रिजर्व बैंक का काम नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का ये कार्य नहीं है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 4, तो इसमें से दोस्तों दूसरा है आपका विदेशी व्यापार का नियम, और यही होगा आपका राइट आंसर। इसमें हमसे ये बताया गया है। इसमें और भी दोस्तों 2 है, उसको भी देख लेते हैं। एक है शाख का नियम, यानी दोस्तों जो शाखाएं होती हैं बैंकों की, तो इसमें भी जो नियम लागू होते हैं वो सारे के सारे भारतीय रिजर्व बैंक के नियम लागू होते हैं, इनके कार्य हैं। और देश के विदेश कोषों की रखवाली और यहाँ पर जो सुरक्षित तरीके से जो रखने का काम हो रहा है दोस्तों, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, तो इस ऑप्शन में दोस्तों हमें मिला कि जो विदेशी व्यापार के नियम होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, वो विदेश मंत्रालय विदेश से जुड़ी चीज़ों का दोस्तों इसमें काम है। अब हम देखते हैं इससे आगे हमारा क्वेश्चन है 23 यानी 23वां क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और 23वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है दोस्तों कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है, यानी कौन सी संस्था है निम्नलिखित में से। यहाँ पर 4 संस्थाएं के बारे में बताई गई है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संस्था मानव विकास रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है या फिर आप कह सकते हैं प्रकाशित कर रही है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला है हमारे पास यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को, विश्व बैंक और आईएमएफ। तो दोस्तों जो हमारे प्रत्येक देश के बारे में दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, मानव विकास रिपोर्ट को जो प्रस्तुत करता है, तो वो दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होता है। और यहाँ पर इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही दोस्तों ये काम होता है। ये किस आधार पे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होता है, मानव विकास नाम से ही आप समझ में आ गया होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट यानी मानव विकास की रिपोर्ट को तैयार करना किसके द्वारा होता है, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कौन सी संस्था है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। ये किस आधार पर कर रहा है रिपोर्ट प्रस्तुत मानव विकास की किसी भी देश की दोस्तों, तो किसी भी देश की ये मानव विकास की रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है यूएनडीपी, ये करता है दोस्तों शिक्षा के स्तर पर कि किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति है जो उसकी आय क्या है, आय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जीवन प्रत्याशा के रूप में। इसके आधार पर ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है यूएनडीपी। हो सकता है दोबारा से दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए या कुछ बदलाव इसमें लाकर फिर से वो पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत कौन सी संस्था करती है, यूएनडीपी। और किस आधार पर करती है दोस्तों, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। यहाँ पर दोस्तों ये नापती है कि किसी देश में कुछ चंद लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं
तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते। इनका मतलब होता है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके से पैसा कमा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की जो आमदनी है वो किस प्रकार से है, कैसा उनका शिक्षा का स्तर है, इनके आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट की प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। और संस्था का नाम आपको याद रखना है UNDP। हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई दोस्तों हमारा जो 30 नंबर का सवाल है वो हमसे कह रहा है कि LPG का मुख्य घटक है। LPG गैस जो होता है दोस्तों जिससे हम यूज करते हैं, जिससे हम खाना बनाते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है कि LPG का मुख्य घटक है, हमें उसके बारे में बताना है। ऑप्शन दोस्तों 4 दे रखे हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, और अगर दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है कि LPG का मुख्य घटक बताइए, तो आपको हमेशा दोस्तों C नंबर में इसमें दे रखा है हमारा ब्यूटेन, ये हमेशा आपको बताना है। ब्यूटेन LPG गैस का दोस्तों LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन, और C नंबर हमारा राइट आंसर है। अब 31 यानी दोस्तों 31वां जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, हमें ये बताना है। तो जलमंडल का मतलब दोस्तों ये है कि पानी का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पानी के स्थान की बात हो रही है, तो उसी को कहते हैं पानी के स्थान को ही यहाँ जलमंडल की बात हो रही है कि वो सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दोस्तों वो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें उसमें से बताना है। एक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सबसे बड़ा वो है हमारा A नंबर का प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ही हमारा दोस्तों जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 31वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी और कब की थी दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में 4 नाम दे रखे हैं, उनमें से हमें सही नाम चूज करना है जिसने इनकी स्थापना की। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी सीख जाएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, रिपीट ना होकर अभी तो उन्होंने किसके द्वारा स्थापना हुई पूछा गया, कल को आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, सन बताइए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन में किस किस के नाम है। तो पहला नाम है दोस्तों सरोजिनी नायडू, तो ये तो नहीं है, इन्होंने स्थापना नहीं की है। दूसरा नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी स्थापना नहीं की है। और C नंबर का सवाल है दोस्तों महात्मा गांधी, और C नंबर में दोस्तों जो हमें ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने भी इसकी स्थापना नहीं की है। और D नंबर में दोस्तों दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ही ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, पुणे, और 1905 में की थी, 1905। ठीक है दोस्तों, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 32 यही दोस्तों 32वां जो हमारा क्वेश्चन है वो बता रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी दोस्तों जब हमारे भारत में मौर्य काल यानी मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था, तो उस समय जो शिक्षा की प्रक्रिया थी दोस्तों, जो प्रसिद्ध केंद्र था जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी, शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो हमसे उस स्थान पूछा गया है, उस स्थान का नाम पूछा गया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस समय का उस विद्यालय का नाम हमसे विश्वविद्यालय का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों जो मौर्य काल के समय में प्रसिद्ध शिक्षा ग्रहण करने का जो केंद्र था, तो यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, और जो सही ऑप्शन है यहाँ जहाँ सही में शिक्षा ग्रहण की जाती थी, प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में, उस पर हम दोस्तों टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला है दोस्तों तक्षशिला, बी में है नालंदा, और सी में उज्जैन, और डी में लखनऊ। तो जो इसका राइट आंसर है तो वो है दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला ही शिला में ही दोस्तों शिक्षा ग्रहण की जाती थी, और मौर्य काल का ये प्रसिद्ध केंद्र था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 6 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं जीके के, इसको दोस्तों हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण के साथ इसको समझा है, ताकि इसके साथ अगर ये कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए या फिर इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए तो
आराम से दोस्तों हम उसे कर सकें। जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन अभी हमने किया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो हमें पता चला कि गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। लेकिन हो सकता है इसको पलटकर वो ये पूछ ले कि कब हुई थी, स्थान का नाम बताइए, तो हमें याद होना चाहिए कि पुणे पुणे में हुई थी और 1905 में हुई थी। तो दोस्तों एनालिसिस विश्लेषण करते हैं हम, एक सवाल के जो भी मायने निकलते हैं हम सभी को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि वो क्वेश्चन पे अगर कुछ बदलाव करके भी पूछता है तो उसे हम आराम से बता सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगती है और उत्तराखंड डीएलएड में आपकी जो तैयारी चल रही है वो कितनी अच्छे से चल पा रही है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, जिसका नाम है दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर। वहाँ पर भी दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें करो दोस्तों, ताकि उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी आराम से उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।